काश उस दिन घर जल्दी ना आई होती और उसने वह सब कुछ आंखों से ना देखा होता तथा कानों से ना सुना होता, तो क्या उसकी जिंदगी आज कुछ और होती? नहीं, ऐसा कभी ना कभी तो होना ही था। उस दिन दोपहर के लगभग 2 बजे थे जब प्रिया घर पहुंची। वह समय सास ससुर के सोने का होता था, इसलिए उसने डुप्लीकेट चाबी से घर का दरवाजा खोला और अपने कमरे की ओर जाने लगी कि अचानक उसे तेज तेज आवाजें आने लगीं। उसने अंदर जाकर जो देखा और सुना, उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर तेज बजती घंटी की आवाज से प्रिया की तंद्रा भंग हुई। अरे, 4 बज गए। लगता है आरुषि आ गई। वह जल्दी से उठ खड़ी हुई। प्रिया की शंका सही थी। दरवाजे पर आरुषि ही थी। प्रिया की 16 साल की लाडली बेटी आरुषि दरवाजे से अंदर आकर अपना बैग रखकर जूते खोलते हुए इठलाती हुई बोली, अरे मम्मी, आज स्टेट लेवल बैडमिंटन में मेरे सामने वाले खिलाड़ी की मैंने ऐसे छुट्टी की ना कि पूछो मत। मैंने उसे सीधे सेट में हरा दिया। मेरी कोच बोल रही थी कि अगर मैं ऐसे ही खेलती रहूंगी तो एक दिन नेशनल लेवल खिलाड़ी बनूंगी। और वह दिन दूर नहीं जब बड़े बड़े अखबारों में, टीवी चैनलों में मेरी फोटो आएगी। आरुषि की रनिंग कमेंट्री जारी थी। बैग को खोलते हुए उसमें से बड़ी सी ट्रॉफी निकालकर वह मां से लिपट गई। दिस ट्रॉफी इज फॉर माई डियर मॉम। और प्रिया के हाथ में ट्रॉफी थमाकर बोली, मम्मी, खाना तैयार रखना। बस मैं 2 मिनट में हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज करके आती हूँ। जोर की भूख लगी है। कहते हुए वह अंदर चली गई। कॉर्निस पर ट्रॉफी को रखते हुए प्रिया की आंखें भर आईं। चुपचाप रसोई में जाकर गरम फुलके सेंक कर प्लेट में रोटी सब्जी रखकर उसने खाना डाइनिंग टेबल पर रख दिया। फ्रेश होकर आई आरुषि ने 5 मिनट में खाना खा लिया और बोली, मम्मा, मैं 1-2 घंटे के लिए सोने जा रही हूँ। शाम को केमिस्ट्री की क्लास है, मुझे जगह देना। यह कहकर वह सोने चली गई। रसोई समेटकर प्रिया भी बेटी के पास लेट गई। सोती हुई मासूम आरुषि के बालों में हाथ फेरते हुए प्रिया 18 साल पहले की दुनिया में पहुंच गई। उसे पता ही नहीं चला। सच, ऐसी ही तो थी वह भी। इतनी ही खुशमिजाज और खूबसूरत, जिंदगी से भरपूर, होनहार लड़की। घर में वात्सल्यपूर्ण माता पिता और ढेर सारा प्यार करने वाली 2 छोटी बहनें। बाहर कॉलेज और बैडमिंटन कोर्ट। इन सब के बीच हंसते खेलते हुए उसकी जिंदगी गुजर रही थी। इस बीच एक और बहुत अच्छी बात हुई। बैडमिंटन में ढेरों पुरस्कार बटोर चुकी प्रिया को रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी का ऑफर मिला। प्रिया और उसके घर वालों की खुशी का ठिकाना ना रहा। प्रिया ने ग्रेजुएशन के बाद रेलवे की नौकरी ज्वाइन कर ली। मगर इसके बाद उसकी जिंदगी इतनी जल्दी और इतनी तेजी से बदलेगी, उसका तो उसे अंदाजा भी नहीं था। रेलवे की नौकरी मिलने के कुछ समय बाद ही प्रिया की बुआ उसके लिए अपने इंजीनियर देवर का रिश्ता लेकर आ गई। हालांकि शुरू में प्रिया ने इतनी जल्दी विवाह करने से इनकार कर दिया, पर पिता के समझाने पर कि वह लड़कियों में सबसे बड़ी है, उसकी शादी हो जाएगी तो फिर वह बाकी 2 लड़कियों के लिए भी लड़का देख सकेंगे। और फिर लड़के वाले परिचित हैं, लड़का देखा भाला है, अच्छा खानदान है, मना करने का कोई कारण नहीं है, वगैरह वगैरह। आखिरकार प्रिया विवाह के लिए राजी हो गई। पर सच बात यह भी थी कि उस दिन वहां के साथ आए उस लंबे, सजीले, सांवले नवयुवक विवान को देखकर वह मना नहीं कर पाई थी। खुशी खुशी प्रिया की शादी संपन्न हुई और वह अपनी ससुराल आ गई। ससुराल में शादी के बाद के 6 महीने जैसे पंख लगाकर उड़ गए। प्रिया अपने सास ससुर की लाडली बहू और ननद नेहा की पक्की सहेली बन चुकी थी। विवान भी उसका बहुत ख्याल रखता था। बस कमी कुछ थी तो उसके पास समय की। जब प्रिया उसकी शिकायत करती तो वह सफाई देता। क्या करूं प्रिया, तुम्हें तो पता है मुंबई की लाइफ तो ऐसी ही है। सुबह 8 बजे निकलता हूं तो 10 बजे पहुंचता हूं। फिर दिन भर साइट में इंस्पेक्शन करना, शाम को मीटिंग और दूसरे प्रोजेक्ट पर डिस्कस करना। 8 बजे निकलता हूं तो घर पहुंचते पहुंचते 10 बज ही जाते हैं। क्या करें, अब तुम ही बताओ। प्रिया निराश हो जाती। कहती भी क्या, ये कहानी एक उसकी ही तो नहीं है। मुंबई में करोड़ों लोगों को इसी तरह रहना पड़ता है। कभी कभी वह सोचती, इससे तो किसी छोटे शहर में ही रहना अच्छा है। कम से कम घर और ऑफिस नजदीक तो होते। पर कोई बात नहीं, विवान की भी मजबूरी है। वरना कोई आदमी 10 से 12 घंटे रोज घर से बाहर खुशी से थोड़े ही रहेगा। ये सोचकर वह अपने मन को मना लेती। सुबह उठकर सासू माँ के साथ मिलकर खाना बनाकर बाकी काम खत्म करके वह विवान के साथ ही निकलती। उसे स्टेशन में ड्रॉप करके विवान अपनी साइट पर निकल जाता और प्रिया लोकल ट्रेन से ऑफिस आ जाती। शाम को 7 बजे बजते बजते वह घर पहुंच जाती।
थोड़ा आराम करके टीवी देखते हुए रात के काम निपटा। हर शाम को उसके मन में कई बार इच्छा होती कि अन्य लड़कियों की तरह वह भी पति के साथ मुंबई में जूहू बीच में समंदर के किनारे घूमे फिरे, पिक्चर देखे। पर ऐसा कभी नहीं हुआ। रोज विवान को आने में देर हो जाती थी। उसका इंतजार करते हुए वह दिन भर की भागदौड़ और काम से थककर सो जाती। रविवार शनिवार को भी विवान साइट पर जरूरी काम है बोलकर निकल जाता, और प्रिया कभी अपने मायके चली जाती तो कभी सासू माँ के साथ बाजार चली जाती। इसी प्रकार प्रिया के ससुराल में कुछ और दिन निकल गए। शादी के सिर्फ 9 महीने ही हुए थे कि विवान को एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में लंदन जाना पड़ा। प्रिया भी उसके साथ जाना चाहती थी, पर विवान के साथ ऑफिस के 2 सहयोगी और थे, इसलिए प्रिया मन मसोस कर रह गई। हालांकि प्रोजेक्ट 40 दिनों का ही था, पर कुछ न कुछ कारणों से प्रोजेक्ट खत्म होने में देर हो रही थी और प्रोजेक्ट 3 महीनों तक खिंच गया। लंदन में काम करते करते विवान की कंपनी को ओमान में एक और प्रोजेक्ट मिला और विवान और 2 महीनों के लिए ओमान चला गया। इधर प्रिया को विवान के बिना जैसे सब कुछ सूना लग रहा था। विवान के जाने के एक ही हफ्ते में वह बीमार पड़ गई। सासू माँ जबरदस्ती उसे डॉक्टर के पास ले गई, और जब डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि वह माँ बनने वाली है, तो सास ससुर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने प्रिया के पिता को भी फोन पर यह शुभ सूचना दे दी, पर प्रिया खुद यह बात विवान को फोन पर बताना चाहती थी। रात को जब विवान का विदेश से फोन आया, तब खुशी से चहकते हुए प्रिया ने उसे बताया कि वह पिता बनने जा रहे हैं। दूसरी तरफ से विवान का लहजे में कहना कि इतनी जल्दी बच्चे की जरूरत नहीं है, हो सके तो कल जाकर अबॉर्शन करवा लो। यह सुनकर वह सन्न रह गई। पर क्यों? इस पर विवान ने कहा कि वह अभी बच्चे की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, और उसने फोन रख दिया। रात भर प्रिया सो नहीं पाई। सुबह उठकर उसने सासू माँ को यह बात बताई, पर सासू जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अरे कुछ नहीं बेटा, अभी वह विदेश में है ना, तो उसको तुम्हारी चिंता है, इसलिए ऐसा कह रहा है। एक बार यहां आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तू फिक्र मत कर, हम सब हैं ना तेरा ख्याल रखने के लिए। अबॉर्शन वगैरह के बारे में सोचना भी मत। और फिर प्यार से उसके बाल सहला दिए। आखिरकार प्रिया का इंतजार खत्म हुआ। करीब 5 महीने के बाद ओमान में विवान अपना प्रोजेक्ट खत्म करके वापस आ रहा था। प्रिया ने 2 दिन दफ्तर से छुट्टी ले ली। बड़े चाव से उसने विवान के लिए पाव भाजी, पूर्णकोली मसाला भात, सब कुछ बनाया था। इतने दिनों के बाद घर का खाना उसे खाने को मिलेगा, यह सोचकर प्रिया मन ही मन खुश हो रही थी। बहुत दिनों बाद आज उसने विवान की पसंद की पीली साड़ी पहनी थी और गुनगुनाते हुए विवान का स्वागत करने के लिए तैयार हो रही थी कि सासू माँ ने कमरे में प्रवेश किया। प्रिया के खिले हुए चेहरे को देखकर कुछ सिर झुकाकर उन्होंने हिचकते हुए कहा, बेटा, एयरपोर्ट से विवान का फोन आया है। वह सीधे ऑफिस जा रहा है। घर आएगा तो ऑफिस पहुंचने में देर हो जाएगी, और आज वहां रिपोर्ट करना जरूरी है। प्रिया सन्न रह गई। वह आंसुओं को रोक ना सकी। क्या ऑफिस का काम मुझसे भी ज्यादा जरूरी है माँ? एक बार फिर माँ जी ने ही उसे संभाला। बेटा, ऐसी हालत में रोकर अपनी तबीयत खराब मत कर। सुबह से इतना काम कर रही है, चल थोड़ा आराम कर ले। हालांकि उस वक्त तो प्रिया संभल गई, पर उस दिन उसकी सूजी हुई आंखें और दरवाजे पर नजर किसी से छिपाई ना छिपी। रात को 11 बजे विवान घर पहुंचा। प्रिया उसका इंतजार करके निंद्रा के आगोश में कब चली गई, उसे पता नहीं चला। विवान ने सोती हुई प्रिया को लापरवाही से देखा और कपड़े बदलकर सोफे पर सो गया। अगला दिन रविवार था। सुबह प्रिया की नींद देर से खुली। घड़ी की ओर देखकर बड़बड़ाई, अरे 9 बज गए, किसी ने मुझे उठाया तक नहीं। लगभग दौड़ते हुए कमरे से बाहर आई तो देखा बाहर गार्डन में माँ, पिताजी और विवान बैठकर गंभीरतापूर्वक किसी विषय पर बात कर रहे थे। ड्राइंग रूम में फोन की घंटी बज रही थी। प्रिया ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, विवान है? नहीं, वह बाहर गार्डन में है। मैं उनकी पत्नी प्रिया बोल रही हूं। आप कौन? प्रिया ने पूछा। यह सुनते ही फोन कट गया। कौन हो सकती है और उसने फोन क्यों काटा? सोचते हुए प्रिया बाथरूम में चली गई। जल्दी से फ्रेश होकर किचन में जाकर 4 कप कॉफी बनाकर वह गार्डन में सबके लिए कॉफी लेकर आई। उसे देखते ही तीनों शांत हो गए। गुड मॉर्निंग कहते हुए प्रिया मुस्कुराते हुए सबको कॉफी दी और बैठते हुए विवान से पूछा, आपका प्रोजेक्ट कैसा रहा? गए थे 1.5 माह के लिए और लगा दिए 5 महीने।
कहते हुए उसने विवान को शिकायत भरी नजरों से देखा, मगर विवान ने कोई जवाब नहीं दिया। उड़ती उड़ती नजर उस पर डालते हुए चाय की चुस्कियां लेता रहा। प्रिया को उसका यह व्यवहार कुछ चुभ गया, पर वह स्वयं को संभालते हुए बोली, अरे विवान जी, आपका अभी एक फोन आया था, किसी महिला का था, पर जब मैंने अपना नाम बताया तो पता नहीं क्यों उसने जल्दी से फोन रख दिया। अरे छोड़ो यार, किसी बैंक वगैरह की क्रेडिट कार्ड बेचने वाली सेल्स गर्ल्स की होगी, कहकर विवान ने बात पलट दी। प्रिया कहना चाहती थी कि फोन करने वाली महिला का अनौपचारिक ढंग किसी क्रेडिट कार्ड वाली का नहीं हो सकता, पर सबके सामने वह यह बात कह नहीं पाई। एक शक का कीड़ा कहीं कुलबुलाया जरूर था, पर उस समय बात आई गई हो गई। विवान विदेश से सबके लिए ढेर सारे तोहफे लाया था। सब उसी में मग्न थे। नेहा भी आई थी भाई से मिलने, पर इन सब के बीच प्रिया को कहीं ना कहीं लगता रहा कि विवान उससे अकेले में मिलने और बात करने में कतरा रहा है। खैर, दोपहर में खाना खाकर और भैया के लाए तोहफे लेकर नेहा अपने घर चली गई। माँ बाबूजी भी अपने कमरे में जाकर सो गए। रसोई वगैरह समेटकर प्रिया जब अपने कमरे में पहुंची तो विवान गाड़ी की चाबी हाथ में लेकर कमरे से बाहर निकल रहे थे। अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? प्रिया के पूछने पर वह बोला, थोड़ा दोस्तों से मिलकर आता हूं। और वह बाहर निकल गया। मुझसे मिलना नहीं? आपको मुझसे कुछ बातें नहीं करनी? मगर प्रिया की बातें सुनने के लिए विवान वहां कहाँ था। प्रिया अपने आंसुओं पर काबू ना पा सकी। जाकर कमरे में लेट गई। लगातार बजती फोन की घंटी सुनकर प्रिया उठी। एक बार फिर सुबह वाली आवाज थी। विवान है क्या घर पर? नहीं, वह बाहर गए हैं, मगर आप कौन? प्रिया ने पूछा, मगर जवाब में अच्छा निकल गया। क्या वह? चलो ठीक है, ओके, कहकर फोन रख दिया गया। प्रिया का संदेह और गहरा हो गया। शाम को इस बारे में विवान से बात करूंगी, उसने तय कर लिया। पर ऐसा हो ना सका। रात को 12 बजे विवान घर पहुंचा। तब तक प्रिया सो चुकी थी। सुबह उसको भी ऑफिस जाना था। अगले दिन जल्दी उठकर घर के काम आदि से फ्री होकर वह ऑफिस के लिए निकल गई। आज विवान को 10 बजे किसी साइट इंस्पेक्शन के लिए जाना था, इसलिए वह आराम से सो रहा था। प्रिया ने उसे जगाना उचित नहीं समझा और सासू माँ से कहकर वह ऑटो से चली गई। प्रिया ऑफिस पहुंच तो गई, पर उसका काम में मन नहीं लगा। एक तो घर पर काम की थकान, ऊपर से 2 दिनों से विवान की उपेक्षा से उसको बेहद मानसिक कष्ट पहुंचा था। दोपहर होते होते उसको जबरदस्त सिर में दर्द होने लगा। बेचैनी होने लगी, चक्कर जैसे आने लगे। वह तुरंत छुट्टी लेकर घर आ गई। काश उस दिन घर ना आई होती और उसने वह सब कुछ आंखों से ना देखा होता तथा कानों से ना सुना होता, तो क्या उसकी जिंदगी आज कुछ और होती? नहीं, ऐसा कभी ना कभी तो होना ही था। प्रिया की आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू बह निकले। उस दिन दोपहर के लगभग 2 बजे थे जब प्रिया घर पहुंची। ये समय सास ससुर के सोने का होता था, इसलिए उसने डुप्लीकेट चाबी से घर का दरवाजा खोला और अपने कमरे की ओर जाने लगी कि अचानक सासू जी के कमरे से आती आवाजों ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। उनमें से एक तेज आवाज विवान की थी। कमरे का दरवाजा खुला था, पर पर्दे गिरे हुए थे। भीतर से विवान की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। गुस्से से भरे, लगभग चिल्लाते हुए विवान कह रहा था, माँ, अब तुम मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं रितिका को नहीं छोड़ सकता, पर तुम नहीं मानी। यह कहकर कि इसे नेहा की शादी पर असर पड़ेगा, जोर डालकर तुमने उस प्रिया को मेरे पल्ले बांध दिया। ये तो अच्छा हुआ कि लंदन प्रोजेक्ट में रितिका मेरे साथ थी, वरना मैं तो पागल हो जाता। माँ प्लीज, अब तो कल भी सेटल हो चुकी है। अब प्रिया से मेरा तलाक होना जरूरी है। रितिका मुझे शादी के लिए परेशान कर रही है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। तुम जल्दी से प्रिया के माँ बाप से बात करो और उनसे कहो कि मुझे आजाद कर दें। इससे पहले कि प्रिया कुछ संभल पाती कि उसे ससुर जी की गरजती हुई आवाज सुनाई पड़ी। मैंने सोचा था कि शादी के बाद तुम सुधर जाओगे, मगर नहीं, तुम्हारे इसका भूत अभी तक नहीं उतरा। अरे अब तो तुम बाप बनने जा रहे हो, भूल जाओ पुरानी बातें। प्रिया माजरा कुछ समझे कि उसे सास की मनोहार भरी आवाज सुनाई पड़ी। अरे बेटा, इतनी सुंदर सुशील बहू, साथ में सरकारी नौकरी, और क्या चाहिए तुझे? अरे माँ, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सुंदर बहू और उसकी नौकरी। मुझे इस प्रॉब्लम से जल्दी छुट्टी दिलाओ, वरना मैंने कुवैत में जॉब के लिए बात की हुई है। इस बार जाऊंगा तो 1 से 2 साल नहीं आऊंगा, फिर रहना आराम से अपनी बहू के साथ। ये विवान की फिर हुई आवाज थी। प्रिया सन्न थी।
अब सब कुछ उसके सामने स्पष्ट हो चुका था। उसकी आंखों के आगे जैसे अंधेरा सा छा रहा था। उसके पैर लड़खड़ा गए, जबान सूख गई। वह दरवाजे का सहारा लेते हुए वहीं जमीन पर बैठ गई। आवाज सुनकर सासू माँ लगभग दौड़ती हुई बाहर आई। प्रिया की स्थिति देखकर उनको समझते देर न लगी कि वह सब कुछ सुन चुकी है। उन्होंने तुरंत उसे उठाया, भीतर ले जाकर बिस्तर पर लिटाया। जल्दी से जाकर उसके लिए चाय बनाकर ले आईं। उन्होंने रोती हुई प्रिया को बिठाकर प्यार से उसका सिर सहलाया और जबरदस्ती चाय पिलाई। ससुर जी चिंता से कमरे के अंदर बाहर हो रहे थे। विवान मौका देखकर अपनी बाइक उठाकर जा चुका था। उसे प्रिया की कोई परवाह नहीं थी। सास प्रिया को समझा रही थीं, रो नहीं बेटे, अपनी तबीयत संभालो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जब उन्हें लगा कि रोते रोते प्रिया सो गई है तो वह अपने कमरे में चली गईं। मगर प्रिया सोई नहीं थी। विवान के तिरस्कारपूर्ण व्यवहार और अपमान से उसका दिल बुरी तरह से रो रहा था। पर वह समझ चुकी थी कि अब कुछ नहीं होने वाला है। उसे जल्दी कोई निर्णय लेना ही होगा। जो आदमी अपनी पत्नी के प्यार और समर्पण को नहीं समझ पाया, उसके मन में अपने अनदेखे अजन्मे बच्चे के लिए मोह कहाँ से आएगा? ऐसे निर्मोही के साथ जीवन बिताने का क्या मतलब? प्रिया ने एक पल की भी देर नहीं की। उसने अपने पिता को फोन किया, उन्हें सारी स्थिति समझाई और तुरंत वहां आकर उसे ले जाने को कहा। माँ और पिताजी के आने तक वह अपना सामान पैक कर चुकी थी। अचानक समधी समधिन जी को आया देखकर प्रिया के सास ससुर घबरा गए। तभी सामने से बड़े ही बेफिक्र अंदाज में विवान ने कमरे में प्रवेश किया। सबको देखकर वह शक पकड़कर वहीं खड़ा हो गया। प्रिया खुद को काबू में न रख सकी। विवान के सामने जा उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझता, प्रिया के पिता ने कड़े शब्दों में अपने समधी से कहा, गलती सिर्फ आपके बेटे की ही नहीं है। अपने बेटे की सारी करतूतें जानते हुए भी आपने मेरी लड़की से उसकी शादी करवाई। अब भी मैं आपको एक मौका देता हूं। अगर आपका बेटा अपनी भूल मानकर 1 हफ्ते में मेरी बेटी को लेने आता है तो ठीक है, वरना 10 दिनों में तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा और मुआवजे की मांग की लिस्ट। और वह प्रिया का सूटकेस लेकर बाहर निकल गए। प्रिया ने घर से निकलते समय पलटकर देखा। सास ससुर सिर झुकाए खड़े थे, पर विवान के चेहरे पर पछतावे का कोई चिन्ह नहीं था, जबकि राहत के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। प्रिया बुरी तरह टूट चुकी थी, पर मन में कहीं भीतर एक आशा छिपी हुई थी कि शायद कभी विवान को अपनी गलती का एहसास हो और अपनी पत्नी के पास वो लौट आए। पर यह आशा की डोर भी उस दिन टूट गई जब विवान की ओर से ही तलाक के कागजात डाक से घर आए। प्रिया की रही सही आशा भी खत्म हो गई। उसके सारे सपने चूर चूर हो चुके थे। प्रिया रात दिन सोचती, पर समझ नहीं पाती कि ऐसा कैसे हो गया और इन सब में उसकी क्या गलती थी। उसके पिता ने उसके ऑफिस में लंबी छुट्टी की अर्जी दे दी। माँ पिताजी और दोनों बहनें उसको बहलाने का हर संभव प्रयास करतीं, पर प्रिया एकदम गुमसुम सी हो चुकी थी। 9वें महीने एक सुंदर सी बिटिया के जन्म होने के बाद भी प्रिया खुश ना हो सकी। स्त्री का मन पति को लेकर बहुत कोमल होता है। फिर उसके दिल में एक और आशा जगी। शायद विवान बच्ची को देखने आए और उसका सलोना मुखड़ा देखकर उसका मन बदल जाए। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रिया ने दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया। घर में उसकी बहनें, उसकी बच्ची आरुषि का ख्याल रखतीं और वह अपने आप को ऑफिस के कामों में उलझा कर रखती। रात को आरुषि को हंसता खेलता देखकर अपने गम को भूलने का प्रयास करती, जो प्रायः निष्फल ही रहता। तलाक के बाद कॉम्प्रोमाइज के कुछ पैसे भी मिल गए थे। बस अब सुबह ऑफिस और रात को आरुषि के साथ खेलना, उसका होमवर्क कराना, यही सब। वह पूरी तरह से व्यस्त हो चली थी। मुंबई की तेज रफ्तार और भीड़भाड़ की जिंदगी में उसे पल भर का अवकाश नहीं मिलता था। आरुषि अब 12 साल की हो गई थी। प्रिया की बहनें विवाह करके ससुराल जा चुकी थीं। अब प्रिया ही अपने बुजुर्ग माता पिता का सहारा थी और वह दोनों ही प्रिया का। बहरहाल आरुषि जरूर सबकी लाडली थी। ऐसे ही 3-4 साल गुजर गए। उस दिन प्रिया रोज की भांति शाम को 7 बजे दफ्तर से घर लौट रही थी। अगस्त का महीना था। मुंबई की बारिश अपने पूरे जोबन पर थी। ऐसे में तो स्टेशन से घर तक का सफर भी आसान नहीं था। दूर दूर तक कोई ऑटो नहीं दिख रहा था, बस खचाखच भरी हुई थी। प्रिया छाता खोलकर स्टेशन से पैदल ही घर के लिए निकल पड़ी। अचानक बिजली कड़की और प्रिया के मुंह से चीख सी निकल गई। तभी उसके पास एक कार आकर रुकी। कार के शीशे को नीचे करके एक सभ्य से दिखने वाले व्यक्ति ने उसे पुकारा,
आइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। घबराइए नहीं, मैं आपकी बिल्डिंग में ही ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ और आपके पिताजी मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं। प्रिया ने गौर से उस अनजान युवक को देखा। हालांकि मन में झिझक तो थी, पर और कोई चारा भी तो नहीं था। मन मसोस कर अपना छाता बंद करके प्रिया कार के पिछले दरवाजे को खोलकर बैठ गई। रास्ते में दोनों की कोई बात नहीं हुई। बिल्डिंग आने पर युवक को धन्यवाद देकर प्रिया कार से उतर गई। युवक ने मुस्कुराकर कहा कि इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। आपका पड़ोसी होने के नाते यह तो मेरा फर्ज था। वैसे मेरा नाम सूरज है। अच्छा, नमस्ते। घर पहुंचकर प्रिया ने चैन की सांस ली। आरुषि अपने होमवर्क में और नाना नानी अपना प्राइम टाइम सीरियल देखने में व्यस्त थे। चाय बनाकर पिताजी को देते हुए प्रिया ने उन्हें सूरज के बारे में बताया। पिताजी खुश हो गए। अच्छा सूरज भाई, वह तो बहुत अच्छा लड़का है। अभी कल ही तो उसकी माँ गांव से आई है। मैंने उसे इस रविवार को माँ को खाने पर लेकर आने को कहा है। प्रिया कुछ कहती, उसके पहले ही आरुषि की आवाज आई। माँ, मेरा प्रोजेक्ट बनाने में मदद करो ना। और बात आई गई हो गई। अगले दिन शनिवार की छुट्टी थी। प्रिया पिताजी की दवाइयां लेने मेडिकल शॉप पर गई। देखा, वहां सूरज अपनी माताजी के साथ दवाइयां ले रहे थे। प्रिया ने उन्हें नमस्कार किया और दोनों में बातचीत शुरू हो गई। बातों ही बातों में सूरज ने उसको बताया कि वह बहुत परेशान है, क्योंकि माताजी को वायरल फीवर है और सूरज को ऑफिस के जरूरी काम से दिल्ली जाना है। प्रिया ने उन्हें दिलासा दिया कि आप चिंता मत करिए, कल से मेरी 3 दिनों की छुट्टी है। मैं माताजी का ख्याल रखूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए। सूरज के दौरे पर जाने के बाद प्रिया उनकी माताजी को अपने घर ले आई। समय पर दवाइयां, भोजन और आराम पाकर उनका बुखार उतर गया। वह एक जिंदा दिल और मिलनसार महिला थीं। बहुत जल्दी वह घर के लोगों से हिल मिल गईं। विशेषकर आरुषि तो अपनी चुलबुली बातों से उनकी आंखों का तारा बन गई। 3 दिन बहुत जल्दी बीत गए और जब सूरज दौरे से वापस आए तो अपनी मां को स्वस्थ और हंसते मुस्कुराते देखकर कृतज्ञता से उन्होंने हाथ जोड़ दिए और मां जी ने आरुषि को सीने से लगाकर उसे ढेरों आशीर्वाद देकर विदा ले ली। इन 3 दिनों में सूरज की मां सावित्री देवी प्रिया की मां से उसकी पूरी कहानी सुन चुकी थीं। इधर सूरज की जिंदगी भी खुशियों से भरी नहीं थी। छोटी सी उम्र में पिता का देहांत हो जाने से घर की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 3 बहनों की शादी, पढ़ाई, सब कुछ संभालते हुए जाने कब परिपक्वता आ गई, पता ही नहीं चला। प्रिया की जिंदगी और उसकी हिम्मत व आत्मविश्वास को देखकर सूरज की मां बेहद प्रभावित हुईं और फिर उसकी सादगी और अपनत्व का परिचय तो उन्हें 3 दिनों में ही मिल चुका था। आरुषि से भी वह पूरी तरह से घुल मिल गई थीं। जब सूरज ने नौकरी ज्वाइन की थी तो सावित्री जी ने बहुत कोशिश की कि सूरज शादी करके पहले घर बसा ले, लेकिन सूरज का कहना था कि बहनों को पहले सेटल कर दूं। एक बार फिर सावित्री जी की आंखों में अपने बेटे की शादी का सपना सजने लगा। अवसर मिलते ही उन्होंने सूरज से प्रिया के साथ शादी की बात की। सूरज ने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनी, फिर एक गहरी सांस लेकर बड़ी ही शांति से जवाब दिया, माँ, आप जैसा ठीक समझें, तुम्हारी हर बात मुझे स्वीकार है। पर एक बार प्रिया के मन की भी थाह ले लो। अगर उसे कोई विरोध नहीं है तो मेरी तरफ से भी हाँ ही समझें। बेटे की तरफ से हरी झंडी मिलते ही सावित्री देवी प्रिया के माता पिता से मिली। सावित्री देवी का प्रस्ताव सुनकर उनकी खुशी की आंखें भर आईं। उनकी सहमति पाकर सावित्री देवी का उत्साह दुगना हो गया। अब वह देर नहीं करना चाहती थीं। सूरज को याद आया, कल ही शाम प्रिया ने उसे बताया था कि बेटी के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है और आज 2 बजे उसे स्कूल जाना है। वह कार लेकर प्रिया के ऑफिस गेट पर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद प्रिया बाहर आई। सामने सूरज को देखकर वह पहले तो चौंक गई, फिर उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कुराहट आ गई। कार सीधे आरुषि के स्कूल के बाहर रुकी। प्रिया सुखद आश्चर्य से भर उठी। आपको कैसे मालूम कि मुझे यहाँ आना था? मुस्कुराते हुए सूरज बोले, अरे हम अंतर्यामी जो ठहरे। अब जल्दी जाइए, वरना मीटिंग के लिए देर हो जाएगी। मैं यही आपका इंतजार करता हूँ। मीटिंग में 10 मिनट के बजाय 20 मिनट लग गए। मीटिंग के बाद और 3 पीरियड्स थे, इसलिए आरुषि को छुट्टी नहीं मिली। उसे कक्षा में छोड़कर प्रिया स्कूल से बाहर आई। दोनों को भूख बहुत जोर से लगी थी, इसलिए वह एक 5 स्टार होटल में आ गए। खाने का ऑर्डर देकर वेटर को जल्दी खाना लाने को बोल सूरज ने प्रिया से कहा, प्रिया, आज शाम को मेरी माँ हमारी शादी की तारीख पक्की करने वाली है
और उसके पहले मैं तुम्हारी हाँ सुनना चाहता हूँ। सूरज ने बड़े ही सीधे सादे शब्दों में, बिना किसी भूमिका के कहा। क्या? प्रिया भौचक्की रह गई। फिर बोली, पर आप जानते हैं ना कि मैं एक बच्ची की माँ हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ और उस प्यारी सी बच्ची को मैं अपनाना चाहता हूँ। उसे अपना नाम देना चाहता हूँ। इसके अलावा मुझे इनकार करने का और कोई कारण है आपके पास? सूरज के इस सवाल का प्रिया के पास कोई जवाब नहीं था और उनके प्रस्ताव को मना करने के लिए उसके पास कोई ठोस कारण भी नहीं था। पर सब कुछ इतना अचानक हो रहा था कि वह कुछ कह भी नहीं पा रही थी। तभी कुछ आगे झुककर मुस्कुराते हुए सूरज धीरे से फुसफुसाए, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? प्रिया ने शर्माते हुए हाँ में सिर हिला दिया। सूरज ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। इसके बाद तो जैसे चट मंगनी और पट विवाह। बड़ी ही सादगी से दोनों के परिवारजनों के सामने विवाह संपन्न हो गया और प्रिया सूरज की पत्नी बनकर उनके घर आ गई। सूरज के कहने पर उसने 6 माह की लंबी छुट्टी ले ली। अब वह इस सुनहरे समय को अपने हाथों से नहीं निकलने देना चाहती थी। इसके हर पल, हर घड़ी को वे यादगार बना देना चाहती थी। खैर, हंसते खेलते 5 माह निकल गए। सूरज ऑफिस जाते जाते आरुषि को स्कूल छोड़कर चले गए थे। सुबह के कामों को निपटाकर बालकनी में बैठकर दैनिक अखबार पढ़ते हुए प्रिया कॉफी की चुस्कियां ले रही थी। यह उसकी रोज की दिनचर्या थी। ट्रिंग ट्रिंग, फोन की आवाज सुनकर प्रिया उठी। सूरज फोन पर थे। बोले, प्रिया, मैं अपनी एक जरूरी फाइल घर पर भूल गया हूँ। देखो, अलमारी के पास की टेबल की दराज में एक हरे रंग की जो फाइल है, उसे निकाल कर देखो। मैं अपने एक आदमी को भेज रहा हूँ, उसे दे देना। 12 बजे एक मीटिंग है। शाम को मिलते हैं, बाद में फोन करता हूँ। और सूरज ने फोन रख दिया। प्रिया ने फाइल निकालकर टेबल पर रख दी और अखबार में डूब गई। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। प्रिया ने उठकर दरवाजा खोला। सामने सूरज के दफ्तर से आया आदमी खड़ा था। उसने प्रिया को नमस्कार किया। प्रिया ने उसके अभिवादन का जवाब देते हुए फाइल दे दी। फाइल लेकर जाते जाते वह आदमी रुक गया। मैडम, आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? नहीं, कहते हुए प्रिया ने उस अधेड़ से आदमी को पहचानने की कोशिश की। अचानक उसे झटका लगा। ओह, इस आदमी की शक्ल तो वह कैसे भूल सकती है? सामने विवान खड़ा था। खिचड़ी बाल, सफेद दाढ़ी, मोटा चश्मा, साधारण सी शर्ट पहने हुए यह आदमी पहले के स्मार्ट, हैंडसम, आत्मविश्वासी विवान से कितना अलग है। प्रिया जैसे कहीं खो गई। विवान ने आगे कहा, प्रिया, मैं तो तुम्हें सूरज सर की शादी के रिसेप्शन में ही पहचान गया था, पर तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। शायद इसलिए कुदरत ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दी। तुम्हारे जाने के बाद परिवार में और ऑफिस में मेरे और रितिका के रिश्ते के बारे में सभी लोग जान गए थे। मैं चाहता था जल्दी से तुमसे तलाक लेकर अपने और रितिका के रिश्ते को नाम दे दूं, पर तब तक हमारी काफी बदनामी हो चुकी थी। रितिका भी मेरे माता पिता की उसके प्रति नफरत को समझ चुकी थी। वह जानती थी कि मेरी माँ उसे कभी माफ नहीं करेगी। इन सब से बचना ही उसने बेहतर समझा और एक दिन किसी को बताए बिना दिल्ली हेड ऑफिस अपना ट्रांसफर करवा लिया और अपने पिता के साथ दिल्ली चली गई। तुम्हें कॉम्प्रोमाइज में पैसा देना था, तो जमा पूंजी भी खर्च हो गई थी। रितिका उससे भी नाराज थी। माँ बाबूजी ने मुझसे बात तक करना बंद कर दिया और अपनी पोती से मिलने की आशा लिए दोनों एक के बाद एक इस दुनिया से चले गए। तब से मैं अकेला ही रहता हूँ। दिमाग की हालत खराब हो जाने के कारण कंपनी में इंजीनियरिंग का काम ठीक ढंग से नहीं कर पाया। इस कारण मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया। अब मैं सूरज सर की कंपनी में क्लर्क हूँ। मुझे माफ कर दो प्रिया। शायद यही मेरे की सजा है। मैं अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा हूँ। विवान लगातार बोलते जा रहे थे। प्रिया जैसे सपनों से जागी। सामने सिर झुकाए खड़े विवान को उपेक्षा से देखते हुए पूरे आत्मविश्वास से कहा, आप गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद कीजिए। अब मैं पुरानी प्रिया नहीं, आपकी कंपनी के मैनेजर सूरज कुमार की पत्नी हूँ और याद रखिए, यह आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है। मैं नहीं चाहती भूलकर भी आपकी जुबान पर अब कभी भी मेरा नाम आए और उसके बाद आप मेरे घर आने की जरूरत भी ना करें। यही आपके लिए और आपकी नौकरी के लिए अच्छा रहेगा। रही बात माफी की, तो वह तो मैं आपको अगले जन्म में भी नहीं करूंगी। और प्रिया ने उसके सामने ही दरवाजा जोर से बंद कर दिया। सूरज की दी हुई इस दूसरी जिंदगी के बीच अपने अतीत की काली परछाई को कभी नहीं आने देगी। प्रिया का चेहरा दृढ़ निश्चय से चमक रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी?
ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।